राजस्थान की ज्योग्राफी में एक वर्ड आता है बालू का स्तूप, जिसे देखकर हर स्टूडेंट सोचता है कि यार कैसे याद करूं, इतने बालू का स्तूप को एक साथ याद करना, और फिर भूल जाता हूं। लेकिन आज के बाद कभी नहीं भूल पाओगे। देखिए, राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, जिनमें से एक है पश्चिमी मरुस्थल। और पश्चिमी मरुस्थल यदि भारत की दृष्टि से देखें तो थार के मरुस्थल का ही भाग है, और थार के मरुस्थल का 60% भाग राजस्थान में है, वो पश्चिमी मरुस्थल के रूप में है। अब पश्चिमी मरुस्थल को भी 2 उपविभाजन में बांटा गया है। देखिए, पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान के अंदर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला इलाका पूरा का पूरा पश्चिमी मरुस्थल है। अब पश्चिमी मरुस्थल 50 सेंटीमीटर से कम वाला इलाका है, तो 25 सेंटीमीटर से कम वाला शुष्क मरुस्थल, और 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर तक है वो अर्ध शुष्क मरुस्थल है। जो शुष्क मरुस्थल है उसे महान मरुस्थल और रेतीला मरुस्थल भी कहा जाता है। महान मरुस्थल इसलिए कहा जाता है, ये एक मरुस्थल का बड़ा इलाका है, और शुष्क मरुस्थल इसलिए कहा जाता है यहाँ पर बारिश की कमी है, 25 सेंटीमीटर से कम वाला इलाका है, इसलिए शुष्क मरुस्थल कहा जाता है। रेतीला मरुस्थल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बालू का स्तूप पाए जाते हैं, जो अपरदन के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, इसीलिए रेतीला मरुस्थल कहा जाता है। अब आपको इतना तो मालूम हो गया कि एक तो महान मरुस्थल है जिसे शुष्क मरुस्थल कहा जाता है, और एक दूसरा है उसे अर्ध शुष्क मरुस्थल कहा जाता है। अर्ध शुष्क मरुस्थल में कोई बालू का स्तूप नहीं बनता है, और शुष्क मरुस्थल के अंदर बालू का स्तूप बनता है। शुष्क मरुस्थल के बालू का स्तूप 2 प्रकार से बनता है, एक तो वनस्पति के आधार पर और एक आकृति और निर्माण के आधार पर। जो आकृति और निर्माण के आधार पर है उसमें तो 5-6 अपन बालू का स्तूप पढ़ेंगे, और यदि वनस्पति के आधार पर देखा जाए तो उसमें 2 है, एक तो वनस्पति सहित है और एक वनस्पति विहीन है। अब वनस्पति सहित है तो वनस्पति के साथ में बालू का स्तूप बन जाएगा। वनस्पति विहीन है इसका मतलब कोई वनस्पति नहीं है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ दौरे हैं, इसीलिए तो बोला जाता है राजस्थान की धरती दोरारी, मतलब यहाँ पर दौरे पाए जाते हैं। अब दूसरी ओर राजस्थान की एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न जहां से पूछे जाते हैं वो दूसरी ओर आकृति और निर्माण के आधार पर बालू का स्तूप बनते हैं, उसी के आधार पर पूछे जाते हैं। अब 6 बालू का स्तूप कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है बरखान, अनुदैर्य, अनुप्रस्थ, तारा, सब्रकाफी और पैराम्बोलिक बालू का स्तूप। ये 6 प्रकार के बालू का स्तूप है। इसमें सबसे पहला आता है बरखान। बरखान के अंदर नाम के अंदर ये खान शब्द है। खान शब्द से आप 2 चीजें निकालोगे, एक तो अर्थ निकालेंगे कि जैसे जमीन है उसके अंदर ही तो खान होती है, तो मतलब ये जमीन ये खान, मतलब अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार ही तो ऊपर तो होने से रही, जमीन के अंदर है इतनी आधी दूरी आएगी अर्धचंद्राकार, तो अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप कौन सा है? बरखान बालू का स्तूप। और दूसरा एक और निकालेंगे, खान शब्द से ही जिस इलाके में खान होगी उस इलाके में वनस्पति नहीं होगी। यदि वनस्पति नहीं होगी तो हवा ज्यादा चलेगी, हवा ज्यादा चलेगी तो ओनली मिट्टी मिट्टी है, उसका अपर्दन होगा। अपर्दन होगा तो हवा तेज है, अपर्दन ज्यादा है तो प्रसार भी ज्यादा होगा। आपको पूछ लिया जाए सबसे ज्यादा अपर्दन होने वाला बालू का स्तूप कौन सा है, तो बरखान बालू का स्तूप है। आपको पूछ लिया जाए सबसे ज्यादा प्रसार होने वाला बालू का स्तूप कौन है, तो भी बरखान। वनस्पति विहीन, मतलब वनस्पति नहीं है तभी तो अपर्दन हो रहा है, तभी तो प्रसार हो रहा है, तो वनस्पति विहीन बालू का स्तूप तो बरखान है। मुझे लगता है आज के बाद बरखान बालू का स्तूप को आप कभी नहीं बोलोगे। दूसरा बालू का स्तूप आता है तारा बालू का स्तूप। अब आपको पता है तारे की आकृति कैसी होती है? एक गोल चीज होती है, उसके इधर निकला हुआ, इधर निकला हुआ, इधर निकला हुआ, इधर निकला हुआ, तभी तो तारा हुआ। अब तारानुमा आकृति है। अब तारानुमा आकृति कैसी बनेगी? एक साइड से हवा चलेगी तो बनेगी नहीं, इधर से भी हवा चलेगी, इधर से भी हवा चलेगी, इधर से भी हवा चलेगी, और इधर से भी, सब ओर से हवा चली है, मतलब अनिश्चित दिशा में हवा चलती है तभी तारा बालू का स्तूप बनता है। तो इससे एक इक्वेशन आता है, अनिश्चित दिशा में हवा चलने के कारण कौन सा बालू का स्तूप बनता है, तो तारा बालू का स्तूप। अब तीसरा बालू का स्तूप कौन सा आता है? अनुदैर्य। चौथा है अनुप्रस्थ। अनुदैर्य, अनुदैर्य का मतलब जिस ओर हवा चल रही है उसी दिशा के अंदर बालू का स्तूप बन जाए उसे अनुदैर्य बालू का स्तूप कहा जाता है। अब एक ही दिशा में बन रहा है तो उसे समांतर भी बोलते हैं, उसे रेखीय भी बोल देते हैं, उसे सीप भी बोल देते हैं, और हवा के विमुख। ये याद रखने वाली चीज है, एक चीज याद रख लेना, अनुदैर्य और अनुप्रस्थ। अनुदैर्य है हवा के विमुख और अनुप्रस्थ है हवा के सम्मुख। हवा के विमुख बनने का मतलब यह है कि जिस ओर से हवा चल रही है उसी दिशा में आगे बालू का स्तूप बन रहा है, मतलब हवा का मुंह भी इस साइड है और बालू का स्तूप भी इस ओर आगे बढ़ रहा है, मतलब हवा का मुंह है और बालू का स्तूप, तो दोनों का मुंह है, एक दूसरे के सामने नहीं है। सामने मतलब सम्मुख नहीं है, विमुख है, इसका भी इधर इसका भी इधर, मतलब विमुख। और अब तीसरा बालू का स्तूप हमने पढ़ लिया। चौथा बालू का स्तूप आता है अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ का मतलब हो गया कि किसी अवरोध के कारण बनता है, किसी वनस्पति के अवरोध में, मतलब जहां वनस्पति आ गई, एक साइड से हवा आ रही है और उसके आसपास में कंकड़ मिट्टी एक जगह इकट्ठी होती 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 इधर बन जाए अनुप्रस्थ। मतलब पेड़ पौधे आया, उसके इधर से मिट्टी इकट्ठा होती गई, इधर इधर इधर, मतलब इधर सामने बढ़ रहा है, सम्मुख बढ़ रहा है, इधर से हवा आ रही है, इधर से वो बालू का स्तूप बढ़ रहा है, तो सम्मुख हो गया। तो किसी अवरोध के कारण बालू का स्तूप कौन सा बनता है, तो अनुप्रस्थ बनता है। अब आपको पूछ लिया जाए कि अरावली के समांतर या अरावली के नजदीक कौन से बालू का स्तूप बनते हैं, तो हवा चलती है तो अरावली एक अवरोध का काम करती है, मरुस्थल को बढ़ने से रोकती है। इसी के आधार पर अनुप्रस्थ बालू का स्तूप अरावली के पास वाले जितने भी जिले हैं, सीकर है, झुंझुनू है, जालोर है, पाली है, इन सब के अंदर
जो बनता है वो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है। अब दो बालू का स्तूप और बच जाते हैं, एक तो है पेराम्बोलिक, दूसरा है सब्र काफिज। अब आपको पता है पेराम्बोलिक शब्द के अंदर एक बोली यानी बाल याद रख लेना, बोली यानी बाल। पेराम्बोलिक शब्द के अंदर ही बाल नाम छुपा है। बाल कहां से संबंधित है? हेयर पिन। हेयर पिन कहां से संबंधित है? बालों से संबंधित। तो आपको मालूम है कि हेयर पिन की आकृति के समान कौन सा बालों का स्तूप हुआ? तो पेराम्बोलिक। अपने आप याद होगा, जब भी हेयर पिन याद आएगा, हेयर पिन बालू से संबंधित है और पेराम्बोलिक शब्द के अंदर ही बाल छिपा है। अब छठवां बालू का स्तूप है सब्र काफिज, और सब्र काफिज बालू का स्तूप के नाम में ही सब कुछ छिपा है। सब्र काफिज ऐसे लग रहा है ना शमशान घाट, सब्र काफिज शमशान घाट। और शमशान घाट में क्या होंगे भाई? सुनसान इलाका है, वहां झाड़ी के पौधे होंगे, आग के पौधे होंगे। तो झाड़ी और आग की आड़ में कौन सा बालू का स्तूप बनता है? तो सब्र काफिज बालू का स्तूप बनता है। तो मुझे लगता है आज ये छट्टू बालू का स्तूप, आज के बाद में राजस्थान की एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं होगा कि अर्धचंद्राकार कौन सा होता है, हेयर पिन कौन सा होता है, और पेड़ पौधों के आड़ में कौन सा बालू का स्तूप बनता है, अरावली के समांतर कौन से बालू का स्तूप है, सम्मुख कौन सा है, विमुख कौन सा है, सब के सब एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। यदि आपको राजस्थान ज्योग्राफी, हिस्ट्रिकल, पॉलिटिकल और कला संस्कृति, जिसमें मंदिर, किले, सभी चीजें इसी तरह छोटे छोटे भागों में पढ़ना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल में स्वागत है आपको। यदि हमें सपोर्ट करोगे, आपका सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा दिखेगा, तो हम इसी तरह वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद साथियों।